दिल्ली के चुनाव को, क्योंकि आप भी बहुत सालों से दिल्ली में, किस तरह से इस बार के दिल्ली चुनाव को देख रहे हैं? इस बार दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से अलग है। और पिछले अगर आफ्टर शीला दीक्षित बात करें और उसके बाद अन्ना का आंदोलन और अरविंद केजरीवाल का राजनीति में उभार और अरविंद केजरीवाल का दिल्ली केंद्रित होना और बाद में पंजाब में उनका विजय अभियान और फिर उसका विस्तार, तो 2014 के चुनाव को अगर हम लोग याद करें तो दिल्ली चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित थे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश में कुछ है ही नहीं। लोग बात करना नहीं पसंद करते थे, सुनना नहीं पसंद कर रहे थे। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो नरेंद्र मोदी के विरोध में जा रही हो। और उसमें अरविंद केजरीवाल का 70 में से 67 सीटें लेकर आ जाना और पूरी तरीके से कांग्रेस का साफ हो जाना, भाजपा की 3 सीटें आना, तो और उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो वो नरेंद्र मोदी का शिखर था। उसके बाद मोदी का ढलान शुरू होता है। वहां केजरीवाल बचे रह गए और अब जब नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में अपना एकल प्रभुत्व तो खो ही चुके हैं और वहां अरविंद केजरीवाल कमजोर पड़ते नजर, तो जहां नरेंद्र मोदी का शिखर था वहां केजरीवाल पीक पर थे। और जब नरेंद्र मोदी के जादू का ढलान शुरू होता है तो वो केजरीवाल भी ढलते हुए नजर आते हैं। अब इस बार ऐसा लगता है कि केजरीवाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले वाले चुनाव में भी नहीं लगा था। उसके पहले तो खैर केजरीवाल खुद भी नहीं मानते थे कि उनका अपना कोई अस्तित्व ऐसा है जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो और अस्तित्व की लड़ाई में भाजपा इतने एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि पिछली दफा वो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बहुत आगे बढ़कर देख चुकी है, इस बार उसको पता है कि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बहुत आगे बढ़कर उसको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। तो अब वो दूसरी अब वो लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे आई है। वो यमुना के पानी की बात कर रही है, वो जहर की बात कर रही है। लेकिन जो सबसे मार्के की बात है इस चुनाव में वो है चुनाव आयोग का एग्रेसिव तरीका। आपने देखा होगा अखबारों में छपा है कि आप एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते, आप ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते, आप कोई सर्वे नहीं दिखा सकते। तो ये हरियाणा चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ था? ये महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ था? तो जो एक्स्ट्रा एग्रेसिव तौर तरीका है चुनाव आयोग का, जिस पर अरविंद केजरीवाल बार बार सवाल उठा रहे हैं और खासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, तो ये भाजपा और अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का तो इम्तिहान है। मैं जानबूझकर कांग्रेस को इससे अलग कर रहा हूं कि कांग्रेस वाकई दिल्ली में कोई फैक्टर नजर नहीं आ रही है। ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से चुनाव लड़ भी नहीं रही है जिससे वो लड़ाई में नजर आए। वो उसके बड़े नेता खुद भी, अगर आप ऑफ रिकॉर्ड बात करें तो वो नहीं मानते कि वो चुनाव जीतने जैसी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें चुनाव आयोग एक फैक्टर है और उसकी विश्वसनीयता उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर है। लेकिन नवीन, अगर हम चुनाव में तीनों पार्टियों की तरफ बात करें तो दो ऐसे वर्ग थे जिन पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, दलित और मुसलमान। कांग्रेस को ये लग रहा था कि इस चुनाव में वो अपने इस कोर वोट बैंक को अपने साथ वापस ले आएगी। क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? दूसरा, बीजेपी, जो गृह मंत्री के, बीजेपी कहती है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों के लिए जितना बीजेपी और मोदी सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन जिस तरीके के उनके शब्द निकले थे संसद में, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या वो दलितों के जहन में बैठे हुए हैं क्या, या उससे बाहर निकल गए? और आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम दलितों के सबसे बड़े उनके रक्षक हैं दिल्ली में, तीनों में से किसके साथ आप इस वर्ग को देखते हैं? ये बात बिल्कुल सच है कि अमित शाह ने जो कहा था कि अंबेडकर 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 ये फैशन हो गया है, ये 1 चुनाव 2 चुनाव 4 चुनाव की बात नहीं है। ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये जैसे शाहबानो प्रकरण कांग्रेस के साथ चिपक गया है, ये अमित शाह रहे न रहे, नरेंद्र मोदी रहे न रहे, लेकिन ये अंबेडकर 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 और अंबेडकर फैशन हो गया है। ये भाजपा के अस्तित्व तक उसका पीछा करेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका कोई एक चुनाव तक असर होना था। आपने अंबेडकराइट रूट पर हमला किया था और आपने तमतमा कर हमला किया था। अब दूसरी बात यह है कि हाँ, ये बात सच है कि एक सोशल इंजीनियरिंग भाजपा ने की जिसमें दलित छिटक कर आया उसकी तरफ। लेकिन आप ये भी देखिए कि
दलित आपकी तरफ वोट के लिए आया और अपने कुछ फायदे के लिए आया और उसने अपनी एक नई राजनीति देखी नरेंद्र मोदी में या कहिए उसकी योजनाओं में। लेकिन ये भी मानना जो है पड़ेगा कि दलित किसी भी तरीके से दो चीजों पर समझौता नहीं कर सकते, एक बाबा साहब पर और दूसरा संविधान पर। लोकसभा के चुनाव में उसकी कीमत, अकेले इसी चीज की कीमत भाजपा ने चुकाई है कि जो ये नरेटिव जमीन तक गया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी और बाबा साहब के सपनों के साथ खिलवाड़ करेगी, रिजर्वेशन को छेड़ेगी। तो ये इसकी कीमत चुकाई नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि उसके बाद बहुत एग्रेसिव तरीके से दलितों को साथ जोड़ने को लेकर भाजपा आगे बढ़ी। लेकिन इसी बीच संसद में अमित शाह का बयान आता है। अब जो दूसरा सवाल आपका है कि क्या दलित कांग्रेस के पास जाएगा, भाजपा के पास जाएगा, आम आदमी पार्टी के पास? आप एक चीज देखिए, आम आदमी पार्टी की जब पॉलिटिक्स जोर पकड़ती है तो वो एक तस्वीर हटाती है और दूसरी तस्वीर जोड़ती है। आप पहले पुराने सरकारी दफ्तरों में आप जहां भी देखेंगे तो महात्मा गांधी की तस्वीर जरूर होती थी। उस तस्वीर को हटाने की हिम्मत और हिमाकत किसी ने नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो तस्वीर हटाई और वो हटाने के बाद उसने बाबा साहब की तस्वीर जोड़ी, भगत सिंह की तस्वीर जोड़ी। तो ये बात सच है कि बहुत अग्रेसिव तरीके से दलितों को, क्योंकि उसको पंजाब की राजनीति करनी थी, पंजाब की राजनीति के बाद ये तस्वीर, और पंजाब में 30-32% लगभग दलित है, तो वो एग्रेसिव तरीके से ये मैसेज देना चाहती थी कि हम बाबा साहब के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, दलित राहुल गांधी को अपना मानने लगे हैं। उनको लगता है कि उनकी बात अगर भारत में मायावती जी के अलावा कोई कर रहा है, उत्तर भारत की बात अगर कहें तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं और उसके बाद अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आप मायावती का डाउनफॉल देखिए और बीजेपी का उभार देखिए, दोनों एक साथ हुआ है। लेकिन अब उस पर किसका असर होगा? तो भाजपा उसको सैचुरेट कर चुकी है। अब भाजपा को उससे ज्यादा दलित वोट नहीं मिलने वाले हैं। अब उसकी पूरी कोशिश केवल यह है कि जो उसको मिला है उसको बचा कर रखे। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में भी भाजपा कोई दलित वोट इतना जोड़ पाएगी कि आम आदमी पार्टी का कोई भारी नुकसान हो जाए या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगे कि उसका पूरा वोट जो भी उसका बचा हुआ है वो छिटक जाए। नवीन, दलित के साथ ही अगर हम मुसलमानों की भी बात करें, क्योंकि आपने कहा कि दलित जो हैं वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, तो उसी को ऐड करते हुए मेरा सवाल ये होगा कि वो जो पसंदगी है, क्या वो वोट का बटन भी दबाएंगे? और इसी के साथ मैं मुसलमान को भी जोड़ता हूं, क्योंकि हम लोग बहुत दिल्ली के मुस्लिम सीटों पर गए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं वहाँ मुस्लिम लोगों से, उनमें से एक बड़ी संख्या, बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। लेकिन उनसे जब आप ज्यादा बात करो तो वो ये भी कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस को वोट देने से फायदा नहीं होगा, बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए हम झाड़ू को वोट देंगे। तो क्या दलितों में भी इस तरीके की बात है और क्या मुसलमानों में आपको भी इस तरीके की बात दिखाई? देखिए, जहां तक मुसलमानों का सवाल है खास तौर पर, तो ये बात सच है कि लोकसभा की बात दूसरी थी, लेकिन विधानसभा की बात एकदम, ये दो चीजें बिल्कुल साफ है कि मुसलमानों के मुद्दे पर, खासकर अगर उमर खालिद की बात करें या सिद्दीक कप्पन की बात करें, इस तरीके के जो भी मामले हुए हैं, या शाहीन बाग की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल ने कोई सीधी लकीर नहीं खींची। हाँ, वो बीच की लाइन पर चलते रहे और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो हिंदुत्व वाली लाइन को छेड़ना नहीं चाहते हैं उस तरीके से जैसे राहुल गांधी छेड़ते हैं, या एकदम साफ लकीर खींचते हैं कि इधर या उधर। तो अरविंद केजरीवाल ने कभी आर पार वाली लड़ाई नहीं लड़ी। वो आर पार की लड़ाई सुशासन के मुद्दे पर लड़ते हैं और वो मानते हैं कि नली, गली, पानी, बिजली, सीवर, इन सब मुद्दों पर ही वो दिल्ली की राजनीति को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। तो लेकिन जहां तक मुसलमानों के वोट का सवाल है कि हाँ, मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करते हैं और पूरे देश में ही करते हैं। मुसलमान अपना वोट उसको देते हैं जो भाजपा को हराता हुआ नजर आता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस से सिंपैथाइज करने के बाद और बहुत हद तक आम आदमी पार्टी से नाराज रहे, जैसे ओखला की सीट है, ओखला की सीट मैं बताता हूं आम आदमी पार्टी की फंसी हुई सीट है। वहां जो है वो आरिबा खान बढ़िया चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि क्या आम आदमी पार्टी से जो वहां के मुसलमानों की नाराजगी है
वो वोटिंग के दिन तक कायम रह पाएगी क्या, या फिर वो अंत तक जाते जाते इसी पर पूरा वोट शिफ्ट होगा कि बीजेपी को हरा कौन रहा है। तीसरी बात, एआईएमआईएम एक फैक्टर है, और जब क्लोज फाइट होता है तो 500, 1000, 2000 वोट भी वो मायने रखता है। जैसे ताहिर हुसैन को बाहर लाना, हाँ, अब ताहिर हुसैन के पीछे एक भीड़ तो है, वो वोट में कन्वर्ट हो या ना हो, लेकिन यह भी सच है कि ताहिर हुसैन या एआईएमआईएम कोई भारी दखल के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वो उतने के लिए चुनाव लड़ रही है जिससे भाजपा को थोड़ा फायदा हो। और अगर मान लीजिए कि जहां 2000, 4000 या 5000 वोट का फासला रहता है तो वहां हो सकता है कि एआईएमआईएम एक फैक्टर हो जाए। तो लेकिन बावजूद इसके मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों का जो मोटा मोटा वोट है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, लेकिन दलित वोट पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। वो कांग्रेस को भी मिलेगा, वो भाजपा को भी मिलेगा। ये हो सकता है कि एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी को जाए, क्योंकि झुग्गियों में आम आदमी पार्टी का अपना काम है। लेकिन जो झुग्गियों वाला वोट है वो इस आधार पर आम आदमी पार्टी को नहीं जाता क्योंकि वो दलित वोट है, वो इसलिए जाता है कि उसको बिजली मुफ्त मिल जाती है, उसको पानी मुफ्त, वो किसी भी जाति का है। नवीन, हम लोग जब कवर करते थे आम आदमी पार्टी के आने से पहले, तो झुग्गी के वोटर में दिल्ली में जाते थे तो वहां का वोटर ये कहता था कि हम इंदिरा गांधी के वोटर हैं, और इंदिरा गांधी को दिवंगत हुए बहुत साल हो चुके थे। अब आप उन झुग्गियों में जाइए तो वो कहते हैं हम झाड़ू के वोटर हैं। तो यानी कि उन्होंने वो जगह बना ली वोटर के दिमाग में, झुग्गियों में रहने वाले में, जो इंदिरा गांधी ने अपनी नीतियों की वजह से बनाई थी। तो क्या बिजली, पानी या झुग्गी वालों का एक भरोसा कि हम सुरक्षित हैं, एक उनके मन में बड़ा डर रहता है कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो हमारी झुग्गियां तोड़कर यहाँ पर मकान बना दिए जाएंगे। तो किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, अब झुग्गियों का जो पूरा डायनेमिक्स है ना, वो बड़े अलग तरीके से चलता है। वहाँ वो लोग रहते हैं जहाँ छोटी सुविधाएं भी उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती। महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, हमको आपको लग सकता है कि इससे क्या होता है, लेकिन मैं केवल लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिडिल क्लास महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी जिंदगी बदली है मुफ्त बस यात्रा से। लंबी दूरी तक वो जाती हैं, काम के लिए दूर जाती हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए दूर जा रही हैं, कोचिंग क्लास और एक बड़ा खर्चा जो था उनके जीवन का, अगर एक तरफ से 50 रुपए जाना और 50 रुपए आना, 100 रुपए, और महीने में 25 दिन एक बच्ची क्लास कर रही है, तो 2500 रुपए उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है, जो शायद एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी नहीं खर्च कर सकती है। उसको सोचना पड़ेगा। अगर किसी को जाना है, मान लीजिए कि सीलमपुर से और द्वारका जाना है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि जाना है कि नहीं जाना। अब वो नहीं सोचते। इसकी काट बीजेपी के पास नहीं है, और इसीलिए फ्रीबी और रेवड़ी करते करते अंत में आते आते उसको भी अपना खजाना खोलना पड़ा। लेकिन जहां तक झुग्गी तोड़ने की बात है, इस मामले में भाजपा का इतिहास बड़ा नोटोरियस रहा है। वो एक बदनाम पार्टी रही है। मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ नवीन, क्योंकि दिल्ली में जो ट्रैवल है, हम मेट्रो को कहते हैं कि मेट्रो ने दिल्ली की सूरत बदल दी, लेकिन मेट्रो इकोनॉमिक कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। बिल्कुल तो नहीं जो 10-12 हजार रुपए महिला कमाती है, उसके अगर 100 रुपए रोज किराए में खर्च होते हैं तो वो 3000 रुपए होती है, और वो बड़ी रकम होती है। इसी के आगे जोड़ते हुए अगर मैं ये पूछूं कि अरविंद केजरीवाल ने फ्री बस राइड दी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, बिजली पानी दिया, अब उन्होंने 2100 रुपए देने की बात की है। मेट्रो में छूट की बात की। हाँ, मेट्रो में छूट की बात। अगर वो काम कर गया, हाँ, और उसका जवाब नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि मेट्रो में 50% कर देते हैं, दोनों लोगों की भागीदारी है, 25% हम कर देते हैं, 25% हम। लेकिन जरा सोचिए कि चुनाव खत्म होते होते 2 दिन पहले अगर केजरीवाल ने यह कह दिया कि ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं करते तो नहीं करते, 25% हम करेंगे, फिर क्या होगा? या वो 50 अपना हिस्से का कह सकते हैं कि अपने हिस्से का कर सकते हैं। तो ये एक ग्रे एरिया है जिस पर अभी तो है 4-5 दिन का समय, तो उसमें चुनाव मैं इसी के आगे जोड़ना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल के इन चुनावी वायदों को, रेवड़ी का नाम तो बीजेपी और प्रधानमंत्री ने ही दिया आप था। बताइए, रेवड़ी भाजपा से ज्यादा कौन बांट रही है? हाँ, मैं तो साफ कह रहा हूं कि रेवड़ी के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के करिश्मे का चुनाव होता। नहीं, कोई भी नेता, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इतने सारे खजाने खोल देगी तो वो अपने लिए वोट के बहुत सारे नए रास्ते खोल लेगी।
आज तक आप सोचिए कि कोविड से पहले अनाज योजना शुरू की थी, हिम्मत नहीं हो रही है नरेंद्र मोदी की कि आप उस योजना को बंद कर दें या कम कर दें। आप लगातार कह रहे हैं कि हम इसका दायरा बढ़ा रहे हैं, हम भूखा नहीं मरने देंगे। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि देश जो है वो मुफ्त अनाज के बिना चल ही नहीं सकता और ना हम चला सकते हैं देश को। तो इससे बड़ी रेवड़ी क्या हो सकती है? तरक्की में अगर आप रोजगार की बात करते, अगर आप किसानों, आप देख लीजिए कि किसानों की जो हालत है, डल्लेवाल साहब की जो हालत कर दी है सरकार, आपको क्या लगता है उसका असर नहीं होगा? आप सोचिए कि जिसकी हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं वो दिल्ली का जाट वोट है। हम लोग पंजाबी और पूर्वांचलियों के अलावा बात ही नहीं करते कि कोई चीज, लेकिन जाट वोट और कुछ सीटों पर तो बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मुनीर का वसंत विहार की जो सीट है, कटवरिया सराय आईआईटी की जो सीट है, उधर मालवीय नगर की जो सीट बाहरी दिल्ली की पूरी जो सीट है, ये परवेश वर्मा को आप इसीलिए ले आए थे कि आपको लग रहा था कि वो जूनियर साहिब सिंह वर्मा है, आप नहीं कर पाए उसको, और वो वोट आपसे बिल्कुल खिसक चुका है और भाजपा उसका नाम तक नहीं, क्योंकि उसको पता है कि किसान आंदोलन का असर इस पर है। और डल्लेवाल की हालत जिस तरीके से बिगड़ती चली गई और जिस तरीके से कोई बातचीत तक नहीं करना, उसका भी इम्पैक्ट पूरे चुनाव पर। नवीन जी, इसी से आगे चलते हुए राजनीतिक दलों के बीच की तो ये नफरत, दुश्मनी बिल्कुल अनदेखी है। इस तरीके की नफरत एक दूसरे के बीच में कभी हमने नहीं देखी। लेकिन ज्यादा बड़ी चिंता चुनाव आयोग के रुख को लेकर है, और कई लोग इस तरीके का सवाल केवल अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे हैं, कई जो निष्पक्ष आदमी है वो भी ये कह रहे हैं, जो बाहर से बैठ के फैन सीटर हैं, उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग का इस तरीके का ब्लेटेंट मिसयूज कभी पहले नहीं देखेगा। महाराष्ट्र का चुनाव याद करिए, भले वो नहीं हुआ, लेकिन एक समय ऐसा तो आया ना कि विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने लिया। वो चुनाव आयोग का सम्मान था कि चलिए हम किसी चीज को इतना नहीं खींचना चाहते कि एक डेमोक्रेटिक संकट खड़ा हो जाए, एक लोकतांत्रिक संकट खड़ा हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी कि भले वो एक दिन के लिए रहा कि हम शपथ नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने कहा, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा, राहुल गांधी तो हमेशा ही कहते रहे, और जो आप कह रहे हैं कि फेंस सीटर, जो किनारे बैठे हुए लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको शक है कि चुनाव फ्री एंड फेयर है कि नहीं है। हरियाणा के पूरे चुनाव को लेकर, हरियाणा का जब चुनाव खत्म हुआ और जब नतीजे आए तो जीते हुए उम्मीदवारों के घरों में मातम था, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जीत गए। तो ये सब हुआ है, और चुनाव आयोग का काम या किसी भी सिस्टम का काम केवल चुनाव करना नहीं है, उस चुनाव में विश्वसनीयता को बहाल रखना भी है, उसको बरकरार रखना भी है। तो इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश की जनता को या तो मूर्ख समझते हैं और नहीं तो वो मूर्ख बना रहे हैं, ये दो ही चीजें एक साथ होती हैं। तो इस ओहदे पर और इस संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से आप इतनी उम्मीद नहीं करते कि इस तरीके से ब्लैटेंट झूठ बोलेंगे, सफेद झूठ बोलेंगे और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की। और हर एक चीज आपके शायरी पढ़ देने से, पहली दफा इस देश को एक शायर चुनाव आयुक्त मिला है। उनको लगता है कि मतलब वो मिर्जा गालिब हैं या मीर तकी मीर हैं, पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। वो 10 शेर लिख कर आते हैं और वो फिर पढ़ते चले जाते हैं। शेरो शायरी में जवाब नहीं है। अभी जो सबूत जो मांगे हैं अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला या सच बोला है, उसको अगर छोड़ दीजिए, तो क्या चुनाव आयोग का काम सबूत मांगना है? मान लीजिए सबूत दे, तो क्या चुनाव आयोग उन सबूतों की तफ्तीश करेगा? क्या वो इंक्वायरी बैठाएगा? और क्या ये चुनाव आयोग के दायरे में आता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज से पहले। तो ये दिखाता है कि आप अपनी विश्वसनीयता को लगातार दांव पर लगा रहे हैं, और जो एक लाइन में अगर कहें तो आपने इस बात की परवाह करनी छोड़ दी है कि देश के लोग चुनावी विश्वसनीयता को लेकर कैसे सोचते हैं। वहां पर आपने सोच बंद कर दिया सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। एक सवाल ये भी उठता है नवीन कि हमने इस चुनाव में आमतौर पर छिप कर पैसे दिए जाते थे पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, हमने पहली बार खुलेआम बटते हुए पैसा देखा। कैमरा वहां पहुंच गए, उसके बावजूद पैसा बटना जारी रहा। वोटिंग से पहले जो विनोद तावड़े वाला एपिसोड हुआ, पकड़े गए, और उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे मैसेज ये जाता है, दरअसल भाजपा ने पूरे चुनाव आचार संहिता का माहौल बुरा दिया है, और उसके लिए चुनाव आयोग, चुनाव आचार संहिता, नैतिकता, इन सब चीजों का
आप इस चुनाव की बात छोड़ दीजिए, और जो बहुत दुखद है वो ये है कि पिछले दिल्ली चुनाव को आप याद करिए, जब नारा लगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो और अगर भाजपा को वोट नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा होगा और वैसा होगा और शाहीन बाग वाले घर में, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं दिल्ली को। उस मामले में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है, और इस देश के टॉप लॉयर्स, सीनियर एडवोकेट्स, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एड़िया रगड़ते रह गए, एक एफआईआर नहीं हुई है। ये सब क्या दिखाता है? ये बताता है कि आपके लिए क्या है ये चीजें। आप नियम कानून, ठीक है, जांच में आप बेदाग निकल, लेकिन एफआईआर ना हो, ये मौकरी है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। अरविंद केजरीवाल की राजनीति से आप सहमत हो ना हो, लेकिन जल विवाद, जो यमुना जल विवाद है, उसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को कल काफी कुछ कहा और ऐसी बातें बोली जो शायद देश के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने चुनाव आयुक्त को बोला होगा। और आज उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे तो ये देश के इतिहास में चुनाव आयुक्त के इस काम को एकदम नकारात्मक शब्दों में लिखा जाएगा। तो देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था जो चुनाव करवाने, केवल करवाना उसका काम नहीं है, पूरा संचालन सब चीज उसके पास है, तो उस संस्था पर इस तरीके की बात सामने आना, कहीं ना कहीं उस संस्था पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। ये लंबा नुकसान करेगा। ये एक चुनाव की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में पूरे इलेक्टोरल ट्रस्ट को, वो वहाँ जो संकट पैदा करेगा उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल है। और शब्द चाहे जो हो, लेकिन ये बात आप भाजपा के लोगों से भी अगर ऑफ कैमरा या ऑफ रिकॉर्ड पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि राजीव कुमार का जो पूरा बर्ताव है वो किसी भी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त के लिहाज से नैतिक बर्ताव नहीं है। उनका झुकाव दिखता है भाजपा को लेकर, वो दबाव में नजर आते हैं और साफ पता चलता है कि आप अपने आप को भाजपा के शैडो की तरह ही देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि उपराज्यपाल पर इस तरह के आरोप लगते थे, अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। अब जैसे एक घटना जो घटी थी जब आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना लॉन्च की और एलजी ने अखबारों में इश्तिहार छपवा दिया कि ये गलत है और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही है और हम एफआईआर करा देंगे, आपने कमिश्नर को लगा दिया। इट नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री। ये एलजी का काम नहीं हो सकता। ये बिलो द बेल्ट जाकर आप हर कॉन्स्टिट्यूशनल पद को जो है कठपुतली की तरह बनाएंगे, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा, आप अपोजिशन के किसी लीडर को देखना ही नहीं चाहते। आप चुनाव में हरा दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन इस स्तर तक जाएंगे कि सरकार का अगर संवैधानिक चीफ ये कह रहा है कि ये सरकार झूठी है, मिनिस्टर झूठा है, कैबिनेट जो कह रहे, चीफ मिनिस्टर जो कह रहा है उसका कोई सेंस नहीं है, फिर तो ये बात बहुत बड़ी है। चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया।